I will say guardedly about one particular thing कि फाइनली जब वो एक टूर पे जा रही थी, एक बहुत बड़े स्टार के साथ एक कॉन्सर्ट पे जा रही थी, तो उस शाम मेरी उससे बात हुई थी. उसका एक्साइटमेंट एक बच्ची जैसा था. आई कुड फील दैट शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए टूर which will probably a rebonding kind of a thing with someone, which probably it did not happen because it was destined not to happen, which she realized when she was abroad. And यकीनन जिस तरह की उसकी मनस्थिति थी उसमें it wouldn't have been unfathomable कि वो shattered हो गई होगी. And that's what probably happened to her. She lost her marbles. It may have been the fact that all her projects were flopping that made Parveen pack her bags for the States. Or it could have been to settle other personal issues. वजह जो भी हो, लेकिन 30 जुलाई 1983 के दिन परवीन ने मुंबई को एक बार फिर अलविदा कहा. अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपना करियर और बाकी सब कुछ पीछे छोड़कर वो चली गईं. For the first time in my life, I'm finished. Done with it all. My fame, my success, my identity as an actress, and my whole life. परवीन यूजी के पास अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने कुछ महीने यूजी और यूजी की दोस्त वैलेंटाइन के साथ बिताए. परवीन वहां बहुत खुश थीं. She spent time doing daily chores like cleaning, cooking, watering plants, etc. According to her, those were the most secure, peaceful and happy days of her life. परवीन का बेसिकली उसके फिल्म से जब ही उनकी एग्जिट हुई, मतलब सडनली उनकी एग्जिट हुई, जिनका कोई रीज़न के लिए काफ़ी रूमर्स चर्चा में रहती थी हमेशा. कोई कहता था वो यूएस सेटल हो गई है, कोई कहता था कोई अभी शादी कर ली है, कोई कहता था कि वो मतलब रॉन्ग ट्रिप पे चली गई है, और कभी कभी कोई बताता था कि वो टोटली स्पिरिचुअलिज्म में चली गई है. तो उनके बारे में कभी कोई चीज़ जानकारी सच्चाई कुछ मिली नहीं. एक साल बाद यानी 4 अप्रैल 1984 में अपने जन्मदिन पर परवीन यूजी के घर से भी अचानक गायब हो गई. यूजी को लगा कि परवीन मुंबई गई होंगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस बार न्यूयॉर्क के वासियों को बहुत ही डिस्टर्ब परवीन देखने को मिली. 7 अप्रैल 1984 न्यूयॉर्क अथॉरिटीज ने परवीन से उनके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स मांगे. पूछताछ के दौरान परवीन अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी. She screamed at the authorities for not recognizing her. Fact is, they didn't. परवीन को हैंडकफ किया गया. काबू में ना आने पर उन्हें एंकल कफ भी किया गया. और पास के पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. जब यूजी को परवीन की खबर मिली तो वो न्यूयॉर्क आए. परवीन को उन्होंने एक मेंटल हॉस्पिटल में 30 अलग मेंटली चैलेंज लोगों के साथ देखा. इंडियन काउंसिल जनरल की मदद से यूजी ने परवीन को उस मेंटल असाइलम से निकाला. They say there's no business like show business. ग्लैमर इंडस्ट्री और यहाँ आकर अपनी किस्मत आजमाने वाले लोगों का रिश्ता कुछ शमा और परवान का चौंध उनको अपनी तरफ आकर्षित तो काफी करती है, लेकिन इसकी रोशनी में वो धीमे धीमे जलने लगते हैं. लेकिन एक बात तो तय है, इस चकाचौंध से बाहर निकलना नामुमकिन के बराबर है. क्या परवीन बाबी अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए जुदा कर पाई? The efforts of a lovely woman to hang on to the last shreds of her dignity will all be exposed when Bollywood Case Files returns. I think she was fairly cut off, and she was also unwell. And if you're not working together, if people don't need you, then yes, you are forgotten. Welcome back to Bollywood Case Files. जब 1983 में परवीन बाबी अचानक गायब हो गई थी, it was as if she had stayed away in a big black hole for almost a decade. इंडिया में किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. It was only in 1995 that she reappeared as a completely different person. The
bloated Barbie was barely recognizable. She was just a shadow of a former glamorous self. इंडस्ट्री के लोग और उनके मिलियन फैंस इस नई परवीन को देखकर हैरान हो गए। जब भी मैं उनको मिला तो मैंने सबसे पहले उनको क्वेश्चन ये पूछा कि परवीन, व्हाई डोंट यू कम बैक टू योर शेप एंड गेट बैक टू द इंडस्ट्री, स्टिल द इंडस्ट्री कैन वेलकम यू। बोला, बट नो, आई लेफ्ट दैट रूट लॉन्ग टाइम अगो। It was a very strange sight in her apartment. There were sheafs of papers, cyclo-style papers, and she was putting them in page bundles, making several copies, and she was going on talking to me and telling me how she's going to expose someone and she's going to help the world get rid of a big evil. She had become a very embittered, suspicious person, which was completely different than what I had seen earlier. He was ill, very ill. शुरुआत में ऐसा लगा कि वो बस एक ही मकसद से बॉम्बे आई हैं, to completely destroy the life of an actor that she made the maximum number of hits with, अमिताभ बच्चन। क्लेम किया कि परवीन एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का टारगेट है, जिसके पीछे अमिताभ बच्चन का हाथ है। She showed me, यहाँ देखो माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मेरे यहाँ, डार्लिंग you don't know what these people look, see here, तो मैं यहाँ पे दिखलाया, that was her for him. अपनी जिंदगी के आखिरी 4 सालों में परवीन ने अपने घर आने वाले हर फोन कॉल को रिकॉर्ड किया। कॉलर को पहले से ही इन्फॉर्म कर देती थी वो कि वो उनकी कॉल्स रिकॉर्ड करने वाली है। यहाँ तक कि उन्होंने संजय दत्त, टोनी ब्लेयर, बीजेपी गवर्नमेंट और अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी केसेस फाइल किए। एंड शी फॉट दीस केसेस हरसेल्फ, appearing in court in dark glasses. 2002 में वो फिर चर्चा में आई। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, ये कहकर कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत है कि वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया, वो वहां नहीं पहुंची। कुछ भी, वो सिर्फ एक आक्रोश था, क्रोध था किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के खिलाफ। अब मुझे डूबते हुए सूरज से डर लगने लगा है। क्या परवीन को मालूम था कि उनका अंत नजदीक है? Because the last decade of her life was lonely, desolate and scary. वो बहुत कम लोगों से मिलती थी। She stopped speaking to just about everyone, and everyone else too did the same. I think she was fairly cut off and she was also unwell. And yes, it is a brutal space. I think out of sight, out of mind. If you're not working together, if people don't need you, then. कहा जाता है कि परवीन बार्बिट्रेट्स और ड्रग्स पर इतनी डिपेंडेंट हो गई थी कि वो ये मानने लगी थी कि उनके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। एक दिन उनकी एक करीबी दोस्त ने उनकी सभी दवाओं को खिड़की से बाहर फेंक दिया। परवीन reportedly attacked her, physically wailing that she was throwing away all that was left of her friends. Sadly, Parveen's best friends had become the endless drugs that she used to consume. And it's these best friends that probably spiraled her this time towards her last days. January 21st, 2005 के दिन परवीन की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का एक अजीब चीज पर ध्यान गया। न्यूज़पेपर्स और दूध की बोतलें परवीन के घर के दरवाजे पर 3 दिन से जमा हो रही थीं। लोगों ने उनका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। परवीन was found lying on her bed without a heartbeat. उनकी हालत थी वो काफ़ी बॉडी डिकम्पोज हालत मिली थी। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1.5 से 2 दिन पहले उनकी मौत हुई हो। परवीन की लाश को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ ही समय में फिल्म इंडस्ट्री और पूरे देश को खबर हो गई, लेकिन काफी समय तक तो लाश को क्लीन करने वाला भी नहीं मिल पाया। When I went to the morgue, मैं ये सोच के गया था, मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि देखिए संभाल के करना, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत भीड़ होगी, लोग होंगे बहुत। I was sure in my mind because NDTV has interviewed me, फोनो किया है, ये किया है, तो लोग तो बहुत होंगे। I was in for a shock. There's nobody.
One of the biggest stars during her heydays, Parveen had the most inconspicuous funerals of all times. There was hardly anyone to shed tears. It seemed as if it's just a heartbeat that died that day. Socially, she was long dead. ऐसी हस्ती को अगर जिंदगी के आखिरी वक्त पे शांति नहीं थी, डिस्टर्ब्ड लेडी थी वो, तो एटलीस्ट मरने के बाद अगर इनका पीसफुल एग्जिट नहीं होता है तो फिर हम जैसे लोगों के लिए लानत है और इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए. If there is an equivalent in India of the Marilyn Monroe tragedy, it is Parveen Babi. She had entertained millions while she illuminated the screen with her glorious presence. She had made millions for the filmmakers who had cast her. Parveen Babi के पास सब कुछ था. Stardom, fame, paisa, matchless beauty, and many men. But the one thing she never had was a sense of fulfillment. Some say it was the traumatic love affairs and the chaotic breakups. Others say it was the pressures of stardom. And many others say it was the pretentious nature of the glamour world that she belonged to. I think she was a very lonely girl, very lonely. None of her relationships come to fruition in real sense. मुझे कई दफे लगता है कि this girl would have been just very happy if she had found a very simple, ordinary man, a director, or even a struggling actor, who was not on the make, who was just a simple, ordinary human being, who loved her. रात बाकी बात बाकी